हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी पुस्तक का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरे के पूरे चैप्टर को रीड करेंगे, साथ में इसके जो हार्ड वर्ड्स होंगे उसको भी समझते हुए चलेंगे, और साथ में पूरे के पूरे पैराग्राफ का जो अर्थ निकल करके आएगा उसको भी समझते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। उसके बाद एक बॉक्स दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है टॉपिक में पुस्तकालय में मेरी। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है वो देखते हैं। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। ठीक है, आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहां किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। तो इस तरह की चीजें हुई। ठीक है, तो इस बॉक्स में आपने देखा कि मैरी जो है वो पुस्तकालय में जाती है, पुस्तकालय में एक अलमीरा खोलती है। तो फिर उसको शिक्षक नोटिस कर लेता है और शिक्षक उसे कहते हैं कि आ, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं, और क्या तुम्हें पता है कि वेद भी है इसमें। ठीक है, तो फिर मैरी सोचने लगती है कि आखिर ये वेद है क्या। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये टॉपिक है आपका दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। तो ये जो वेद है ना, वेद क्या है जो सोच रही है मेरी, तो उसी का आंसर ये है कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। ठीक है, चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, इसमें लिखा है, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, वेद 4 हैं। तो वेद कितने हैं? 4 हैं। ये एक ग्रंथ है दोस्तों। मतलब ग्रंथ किसको बोलते हैं? आ, एक तरह से हम सिंपल भाषा में किताब मान के चलते हैं, जो कि काफी मोटा किताब होता है, उसको हम ग्रंथ कह रहे हैं। तो 4 वेद हैं। कौन कौन है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, वे 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ठीक है, तो वेद ग्रंथ है। तो ग्रंथ कितने हैं? वेद 4 हैं। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया। तो दोस्तों, ऋग्वेद में क्या है, तो सबसे प्रार्थनाएं हैं जिनको हम सूक्त कहते हैं। ठीक है, सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं जिनको सूक्त बोला जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं, और इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे ऋग्वेद। अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, ये तीनों देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता है, और सोम एक पौधा है जिससे एक खास तरह का पेय बनाया जाता है। पेय मतलब पीने योग्य पदार्थ। ठीक है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थी को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। ठीक है, तो कहा जाता है कि वैदिक प्रार्थनाएं जो थी उनकी रचना ऋषियों ने की थी, और जो आचार्य होते थे, गुरु होते थे, वे इन्हें याद करवाते थे अपने शिष्यों को। ठीक है, कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। ठीक है, अधिकांश इसके रचयिता पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ठीक है, तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी सी भिन्न है। तो यहाँ पे संस्कृत और अन्य भाषाएं दी गई है। ठीक है, इस टॉपिक में क्या दिया गया है? संस्कृत भाषा भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सारी भाषाएं जैसे
अंग्रेजी, फारसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ यानी माँ और मदर, ये अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में लगभग एक जैसे हैं। ठीक है, क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नजर आती है? तुम्हें इन शब्दों में कोई समानता नजर आती है, ये पूछा जा रहा है। तो हाँ, बिल्कुल समानता लग रही है देखने से। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा है, जबकि झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। तो इस तरह के भाषा परिवार भी हैं जिनसे कई नई नई भाषाओं का उद्भव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है, लेकिन ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। तो ये जो वेद थे वे शुरू में लिखे नहीं गए थे। कहा जाता है कि ऋषियों ने इसकी रचना की है, तो उस समय लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। हालांकि हड़प्पा काल में लेखन कला आई थी, लेकिन वैदिक काल में हमको इसका साक्ष्य नहीं मिलता है। तो वेदों को श्रवण परंपरा से यानी सुनकर पढ़ने की परंपरा से आगे बढ़ाया गया, ऐसा माना जाता है। ये इस तरह से आगे बढ़ा कि जैसे आज के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें कंठस्थ करा रहे हैं, तो वे जब इन्हें कंठस्थ कर लेते थे तो वे अपने शिष्यों को पाठ कराते थे, कंठस्थ कराते थे। तो इसी तरह से ये परंपरा बढ़ती गई आगे, और इन शिक्षाओं का मतलब बाद में संकलन कर लिया गया और उन्हें एक पुस्तक का रूप दे दिया गया, ग्रंथ का रूप दे दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से चीजें थी। यहाँ आप देख सकते हैं, रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 2 साल पहले हुआ है। आज से 2 साल पहले हुआ है इसे छापने का काम। ठीक है, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार इन वेदों का अध्ययन कैसे करते हैं? ठीक है, इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद की कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे सूक्त का अंश है। ठीक है, कहीं कहीं पे संवाद के रूप में भी इसके सूक्त हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। देखिए, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। भोज वृक्ष की छाल में लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ और यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ठीक है दोस्तों, विश्वामित्र और नदियों के बीच जो संवाद हुआ था वो यहाँ पे दिया गया है। विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियां कहती है, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? फिर विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। फिर नदियां कहती है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती है। वे यह भी सुझाते हैं कि इस समाज में ऋषि रहते थे। वह घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था वहां पे, और इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मवेशी, घोड़े और रथ।
मवेशी, घोड़े और रथ, इस टॉपिक में क्या दिया गया है वो हम पढ़ेंगे। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों के प्रति घोड़ों के प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में क्या है? मवेशियों, बच्चे और घोड़े की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने का काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी मतलब लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जल्दी से तैयार हो जाने वाली फसल को उपजाया जा सके। ठीक है। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दे दी जाती थी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल होते थे। ठीक है, लोग सभाओं में एक दूसरे से मिलते जुलते थे और शांति, युद्ध के बारे में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये अपने सरदार भी चुनते थे। तो इस तरह का जीवन यापन था। मवेशियों का, घोड़ों का महत्व इस तरह से था इस वैदिक काल में। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहितों, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ठीक है, ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग राजा। ठीक है, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो ये उस तरह का शासक नहीं था जो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। ठीक है, ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हम पुरुजन या फिर विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, तो विष और जन का यहाँ पे प्रयोग होता था। किसके लिए होता था? यहाँ पे आप देख सकते हैं जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, ये जनता या फिर पूरे समुदाय के लिए यूज होता था। ठीक है, किसी स्थान विशेष के लिए ये यूज नहीं होता था। उस समय के समुदाय जहाँ पे चले गए, उनका विष वही हो गया। ठीक है, उनका जन वही हो गया। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। ठीक है, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी, वे खुद को आर्य करते थे और अपने विरोधी जो थे उनको दास या फिर दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। दस्यु कौन थे? तो दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द जो है उसका मतलब गुलाम हो गया। ठीक है, दास या दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, दूसरी भाषाएं बोलते थे। इन लोगों को दास दस्यु कहा जाता था। दास दस्यु में भी डिफरेंस है, लेकिन इसको हम आगे पढ़ेंगे आगे की कक्षा में। ठीक है, लेकिन इस तरह के मीनिंग थे। लेकिन बाद में ये जो दास दासी शब्द है वो बाद में गुलाम के लिए यूज होने लगा। ठीक है,
दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। बाद में इस तरह का मीनिंग निकलने लगा। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। ठीक है। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। ठीक है। मतलब जिस समय यहाँ पे उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय और जगह क्या हो रहा था वो देखते हैं। खामोश प्रहरी किसान महापाषाणों की। उस समय महापाषाण शब्द एक आता है, उसका मतलब क्या था उसे हम यहाँ पे समझेंगे। जिस समय उत्तरी भारत में यानी उत्तर पश्चिम, आप इस तरह से देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत किसको बोलते हैं। दोस्तों ये जो है इंडिया का मैप है और इसमें आप ये वाला इलाका देख सकते हैं। यहाँ पे ऋग्वेद आदि की रचना हो रही थी। उसी समय अगर हम साउथ में देखें तो यहाँ पे एक अलग संस्कृति डेवलप हो रही थी जिसको हम महापाषाण के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये महापाषाण क्या है। ठीक है। तो दोस्तों वही यहाँ पर लिखा गया है। इसमें चलिए हम पढ़ते हैं कि क्या है। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। तो यहाँ पे फोटो को देखने बोल रहा है नेक्स्ट पेज का। तो ये फोटो हम यहाँ पे देख रहे हैं। इस फोटो में क्या लिखा है, ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिस्ट में एक पोर्ट होल है, बड़ा सा सुराख, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। ठीक है दोस्तों, इस तरह का वहाँ पे महापाषाण बनाया जाता था जिसमें शवों को दफनाया जाता था। ठीक है, जिसमें आप इस तरह से पत्थरों के सीक्वेंस को देख सकते हैं, बीच में इस तरह का होल बनाया जाता था। ठीक है, तो इसकी क्या विशेषता थी वो यहाँ पे दिया गया है। ये शिलाखंड महापाषाण यानी कि महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। ठीक है, ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये जो शिलाखंड अभी हमने देखा ये, ठीक है, ये महापाषाण के नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। लोगों को जहाँ दफनाया जाता था उस जगह पर इस तरह से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन यानी कि नीचे वाले इलाके, इंडिया के नीचे साउथ वाले इलाके में शुरू हुई। दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी इस तरह की महापाषाण प्रथा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। ठीक है, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं तो कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ठीक है, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। ब्लैक एंड रेड वेयर इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। ठीक है, इस तरह की चीजें भी मिली हैं इन महापाषाण में। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, देखिए ये लोहे के सामान मिले। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान है। ठीक है, ये बाईं ओर घोड़े के लिए सामान है। नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ हैं। ठीक है, और नीचे एक कटार है। ये कुल्हाड़ी है, ये कटार भी है। देखिए ये कटार है। तो इस तरह की चीजें हमको महापाषाण कब्रों में मिलती थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। ठीक है, पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ पे पाई गई चीजें यानी कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। ठीक है, कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती थी। मानचित्र 2 पर पृष्ठ संख्या 13 ब्रह्मगिरी खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। ठीक है, दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ ही बर्तन पाए जाते हैं। जहाँ यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है, और कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, और कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी थे।
इस तरह की सामाजिक भिन्नता को इन महापाषाण कब्रों से हम जान सकते हैं। तो ये ब्रह्मगिरी कहाँ है वो खोजना पड़ेगा, जिसमें 33 सोने के मनके और शंख भी पाए गए हैं। ये पेज नंबर 40 है। हमको पेज नंबर 13 खोजना है, जिसमें हमको मिलेगा ब्रह्मगिरी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रह्मगिरी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रह्मगिरी, हरे हरे डॉट में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको एक महापाषाण स्थल में 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, क्या कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में पृष्ठ 13 इनाम गांव खोजो। दोस्तों इनाम गांव हमको खोजना। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इनाम गांव। ठीक है, तो दोस्तों ये इनाम गांव है और यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। ठीक है, घोड़ के किनारे एक जगह, यह भीमा की सहायक नदी घोड़ जो है उसके किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, इस इनाम गांव में। ठीक है, घोड़ नदी के किनारे, भीमा की सहायक नदी घोड़ है उसके किनारे 3600 या 2700 साल पहले। ठीक है, गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। ठीक है, इस घर में अनाज का गोदाम भी था और शव के पैर मुड़े हुए थे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें थी। दोस्तों नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। तो इसको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते कि कंकाल किस पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के अध्ययन पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी है स्त्रियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या फिर कुल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते थे मनुष्य के शरीर में 660 हड्डियां होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को भी जोड़कर यह संख्या बताई थी, हो सकता है। ठीक है, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। ये जो हमने इनाम गांव देखा यहाँ पे, ये इनाम गांव, तो इस इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या क्या थे? इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा लगाया जाता है या फिर होता है
कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें एकत्र की जाती थी। तो दोस्तों, इस चैप्टर में जो भी चीज़ें आपको दी गई है वो आज से लगभग आज से नहीं, 15,000 बिफोर क्राइस्ट लगभग की बात है। ठीक है, जो कि ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले की बात है। ठीक है, 1500 साल पहले यानी बिफोर क्राइस्ट की बात है, जिसको यहाँ पे वेदों के बारे में दिया गया है और कई ऐसे साहित्यों के बारे में दिया गया है और उस समय का जीवन किस तरह से रहा होगा और उसके समांतर कौन कौन सी चीज़ें चल रही थी। जैसे दक्षिण में महापाषाण संस्कृति चल रही थी, उसके बारे में भी आपको बताया गया है। तो दोस्तों, इस तरह की व्याख्याएं की गई है। सबसे पहले आपको चैप्टर 1 में दिया गया पाषाण काल, ठीक है, जो कि सबसे पहले था। उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 हिस्ट्री में दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि पाषाण काल के बाद का टाइम पीरियड है, जिसको हम 2500 से लेकर लगभग 1700 तक का मानते हैं, बिफोर क्राइस्ट तक का मानते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दिया गया 1500 बिफोर क्राइस्ट का वैदिक काल, चैप्टर नंबर 3 में आरंभिक नगर दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो है, ये वेद साहित्य आदि जो इसमें दिया गया है, ये चैप्टर नंबर 4 है। इसमें आपको बताया गया है कि वैदिक काल की क्या विशेषता थी। ठीक है, तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इससे आगे चैप्टर नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। दोस्तों, पहले आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे और इसी तरह के वीडियो हम और भी बनाते रहे। ठीक है, तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।